आज हम कुछ ऐसे स्रोतों की पड़ताल कर रहे हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प किताब का विश्लेषण करते हैं। जी। किताब का नाम है नीचे साइकोलॉजी, मास्टरिंग द विल टू पावर एंड ह्यूमन ट्रूथ्स। ये किताब फ्रेडरिक नीचे जैसे भारी भरकम दार्शनिक के विचारों को रोजमर्रा की मनोविज्ञान से जोड़ने का दावा करती है। हाँ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि इन स्रोतों के आधार पर क्या ये किताब सच में हमें वो सुपर पावर दे सकती है जिससे हम किसी को भी तुरंत पढ़ सकें, मतलब उसके मन के अंदर क्या चल रहा है ये समझ सकें। चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखकर इसे खोलना शुरू करते हैं। इस किताब का सबसे बुनियादी दावा क्या है? देखिए, इसका सबसे बुनियादी और सबसे मजबूत दावा यह है कि इंसान को समझने के लिए उसके तर्क या कही हुई बातों पर मत जाइए। अच्छा। उसकी भीतरी इच्छाओं को समझिए। किताब कहती है कि हम सोचते हैं कि हम तर्क से चलते हैं, लेकिन असल में हमारे हर काम के पीछे हमारी कुछ गहरी प्रेरणाएं होती हैं। जैसे शक्ति पाने की इच्छा, जिसे नीत्शे ने विल टू पावर कहा, हमारी अपनी असुरक्षा है, और समाज में पहचान बनाने की चाह। अगर इन तीन चाबियों से ताला खोला जाए तो किसी के भी व्यवहार को डिकोड किया जा सकता है। विल टू पावर या शक्ति पाने की इच्छा, ये सुनने में तो बहुत बड़ा आइडिया लगता है। स्रोत बताते हैं कि किताब के मुताबिक हमारे हर काम के पीछे, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, दोस्तों के बीच की बातचीत हो या कोई रिश्ता हो, यही एक इच्छा काम कर रही होती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और यही इस किताब का सबसे साहसी और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। लेखक का मानना है कि अगर हम इस एक इच्छा को समझ लें तो बाकी सब कुछ समझना आसान हो जाता है। मतलब हर इंसान श्रेष्ठता चाहता है किसी न किसी रूप में, कोई पैसे में, कोई ज्ञान में, तो कोई भावनात्मक रूप से दूसरों पर हावी होकर। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। क्या? शक्ति का मतलब सिर्फ दूसरों पर अधिकार जमाना या उन्हें दबाना नहीं है, जैसा कि आमतौर पर समझ लिया जाता है। अच्छा, तो फिर इसका और क्या मतलब है? नीचे के दर्शन में इसका एक बहुत गहरा मतलब है। खुद पर काबू पाना, अपनी कमजोरियों को जीतकर अपनी क्षमताओं के शिखर तक पहुंचना। हम्म। तो जब कोई कलाकार अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाता है या कोई एथलीट अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है, तो वो भी विल टू पावर का ही एक रूप है। वो दुनिया पर नहीं बल्कि खुद पर शक्ति हासिल कर रहा है। ये तो दिलचस्प है। लेकिन अगर हर कोई शक्ति ही चाहता है तो फिर सहानुभूति, सहयोग, इन सब का क्या होगा? हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? यही यही इस नजरिए की सबसे बड़ी आलोचना भी है जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि क्या ये नजरिया मानव व्यवहार को जरूरत से ज्यादा शक्ति केंद्रित नहीं बना देता? मतलब हर चीज को सिर्फ शक्ति के चश्मे से देखना। तो इससे सहानुभूति और करुणा जैसे पहलू नजरअंदाज हो जाते हैं। बिल्कुल, जो कि मानव अनुभव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। किताब का फोकस इतना ज्यादा शक्ति पर है कि वो मानवीय रिश्तों के दूसरे पहलुओं को लगभग भूल ही जाती है। ठीक है, तो ये एक शक्तिशाली लेंस है, लेकिन शायद अधूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब का एक और बड़ा आइडिया है सामाजिक मुखौटों का, जिसे वो पर्सोना कहती है। जी। ये तो हम सब महसूस करते हैं कि काम पर हम अलग होते हैं, दोस्तों के साथ अलग, पर किताब इसे कैसे विश्लेषित करती है? किताब कहती है कि किसी के असली व्यक्तित्व को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये देखना है कि वो सफलता या असफलता पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। खासकर जब कोई देख न रहा हो। बिल्कुल, जब कोई देख ना रहा हो। सार्वजनिक व्यवहार और निजी व्यवहार का जो अंतर है वो बहुत कुछ बता देता है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बॉस मीटिंग में तो बहुत सहयोगी और विनम्र लगता है, हम एक टीम है जैसी बातें करता है, लेकिन हाँ। जैसे ही कोई डेडलाइन का दबाव आता है या कोई गलती हो जाती है, हाँ। तो उसका असली स्वभाव सामने आ जाता है। वो छोटी छोटी बातें ही असलियत दिखाती हैं। आपने एकदम सही पकड़ा, वही असली परीक्षा का पल होता है। किताब का तर्क है कि किसी व्यक्ति का असली चरित्र तब नहीं दिखता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब दिखता है जब उस पर दबाव होता है। इसी तरह ये भी देखिए कि आपकी सफलता पर कौन सच में खुश होता है। ओहो। स्रोत इस बिंदु को किताब का एक बहुत ही व्यवहारिक और उपयोगी हिस्सा मानते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लीडरशिप या टीम मैनेजमेंट में हैं। वाह, ये बात तो सच में सोचने वाली है। इसका मतलब है कि किसी की सफलता पर उसके दोस्तों की प्रतिक्रिया असल में उन दोस्तों के बारे में ज्यादा बताती है, ना कि सफल व्यक्ति के बारे में। बिल्कुल। तो अगर हम किसी के सार्वजनिक और निजी व्यवहार के इस अंतर को समझ लें, तो हम उस व्यक्ति को पढ़ने के एक कदम और करीब आ जाते हैं। बिल्कुल, ये मुखौटे के पीछे झांकने जैसा है। आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कितना अंतर है। और वो अंतर ही उनकी असली इच्छाओं का नक्शा है। हाँ,
और उनकी असुरक्षाओं का भी। इच्छाओं और असुरक्षाओं से मुझे किताब का वो हिस्सा याद आया जो नैतिकता पर है। स्रोत बताते हैं कि ये किताब का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। हाँ, कह सकते हैं। किताब नीचे के इस विचार को अपनाती है कि जिसे हम नैतिकता या सही गलत कहते हैं, वो अक्सर शक्ति संतुलन का एक उपकरण होता है। ये विचार तो कई लोगों को बहुत असहज कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे अच्छे बुरे के पैमाने पर ही सवाल उठाता है। किताब का तर्क है कि हमें हर नैतिक दावे के पीछे की मनोवैज्ञानिक प्रेरणा को देखना चाहिए। प्रेरणा को? हाँ, स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। जो व्यक्ति सबके सामने बहुत ज्यादा नैतिक उपदेश देता है, बार बार शुचिता और सिद्धांतों की बात करता है, हो सकता है कि वो अंदर से अपनी ही दबी हुई इच्छाओं से लड़ रहा हो। यानी वो नैतिकता को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए या दूसरों पर नियंत्रण पाने के लिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कोई अच्छा काम होता ही नहीं? क्या हर कोई जो नैतिकता की बात करता है वो पाखंडी है? यही इस किताब का सबसे उत्तेजक सवाल है। देखिए, लेखक ये नहीं कह रहा कि हर कोई पाखंडी है, लेकिन वो ये जरूर कह रहा है कि हमें भोला नहीं होना चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए कि इस नैतिक नियम से किसको फायदा हो रहा है। क्या ये नियम सच में किसी सार्वभौमिक सच्चाई पर आधारित है या इसे किसी एक समूह ने दूसरे पर अपनी इच्छा थोपने के लिए बनाया है? ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार है। लेकिन ये आपको दुनिया को एक अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देता है। कथित नकारात्मक भावनाओं को भी शक्ति की इच्छा के नजरिए से देखती है। हाँ, और ये किताब का वो हिस्सा है जहाँ नीचे के विचार आधुनिक मनोविज्ञान के काफी करीब आ जाते हैं। अच्छा? किताब का एक दिलचस्प तर्क यह है कि ईर्ष्या असल में छिपी हुई प्रशंसा है। जब कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो वो आपको नीचा नहीं दिखा रहा होता। तो फिर क्या कर रहा होता है? बल्कि अनजाने में ये स्वीकार कर रहा होता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसे वो बहुत मूल्यवान समझता है और हासिल करना चाहता है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब अगली बार अगर कोई हमसे ईर्ष्या करे तो नाराज या दुखी होने के बजाय हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा, मेरे पास ऐसा क्या है जो इन्हें इतना प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल, ये आपको व्यक्तिगत हमलों से बचाता है। ये तो किसी भी मुश्किल रिश्ते को संभालने का एक नया तरीका हो सकता है। इसी तरह किताब कहती है कि गुस्सा अक्सर शक्तिहीनता या कमजोरी की निशानी होता है। गुस्सा और कमजोरी? हाँ, जब किसी को लगता है कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है तो वो गुस्से का सहारा लेता है ताकि वो शक्तिशाली महसूस कर सके, भले ही वो असली में ना हो। और आलोचना के बारे में क्या? जब लोग हमारी आलोचना करते हैं? वो और भी गहरा है। किताब के अनुसार जब हम किसी की तीखी आलोचना करते हैं तो अक्सर हम अपनी ही किसी कमी या असुरक्षा को उस व्यक्ति पर डाल रहे होते हैं। मनोविज्ञान में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन? हाँ, मान लीजिए मुझे अंदर ही अंदर लगता है कि मैं पर्याप्त मेहनत नहीं करता, तो हो सकता है कि मैं अपने सहकर्मी में आलस का छोटा सा भी संकेत देखकर उसकी कड़ी आलोचना करने लगूं। ऐसा करके आप अपनी कमी का सामना करने से बच जाते हैं और अस्थायी रूप से खुद को बेहतर महसूस करता हूं। तो इन सभी बातों को मिलाकर देखें तो इन स्रोतों के आधार पर इस किताब की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है? श्रोता इस बात पर सहमत हैं कि इसकी सबसे बड़ी खूबी नीत्शे जैसे जटिल दार्शनिक के विचारों को सरल बनाना और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि दिखाती है कि दफ्तर की राजनीति, रिश्तों और दोस्ती में ये विचार कैसे काम करते हैं। ये आपको एक तरह का मनोवैज्ञानिक एक्सरे विजन देने की कोशिश करती है और आत्मविश्लेषण के लिए भी मजबूर करती है। बिल्कुल, आप खुद अपने व्यवहार के पीछे की प्रेरणाओं को समझने लगते हैं। ठीक है, ये तो इसकी खूबियां हुई, पर इसकी सीमाएं क्या हैं? किन बातों से सावधान रहना चाहिए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कुछ सीमाएं साफ दिखती हैं। पहली, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये नीत्शे के विचारों का कभी-कभी अत्यधिक सरलीकरण कर देती है। मतलब पॉप फिलॉसफी जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। नीत्शे का दर्शन बहुत गहरा और बहुस्तरीय है। उसे कुछ सरल नियमों या लाइफ हैक्स में बांधना उसके साथ अन्याय करने जैसा है। और दूसरी सीमा जिसकी हमने पहले भी बात की, वो है इसका शक्ति पर अत्यधिक फोकस। हाँ, ये मानव व्यवहार को सिर्फ शक्ति आधारित मॉडल तक सीमित कर देती है। लेकिन एक मिनट, क्या ये आलोचना थोड़ी अनुचित नहीं है? आखिर किताब का शीर्षक ही मास्टरिंग द विल टू पावर है। अच्छा सवाल है। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि किताब का फोकस ही यही एक पहलू है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और स्रोतों में भी इस पर बहस है। कुछ का मानना है कि फोकस ठीक है, किताब अपने शीर्षक के साथ न्याय करती है। लेकिन दूसरों का तर्क है कि जब आप इसे मानव मनोविज्ञान की किताब की तरह पेश करते हैं तो आप पर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इंसान के दूसरे जरूरी पहलुओं को पूरी तरह नजरअंदाज ना करें। जैसे सहयोग, निस्वार्थ प्रेम और सहानुभूति।
इंसान सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो सहयोग भी करता है। ये किताब उस सहयोग के पीछे की प्रेरणा को समझने में ज्यादा मदद नहीं करती। और एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, हमें याद रखना होगा कि नीत्शे एक दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक नहीं। सही बात है। उनके विचार गहन अवलोकन और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित थे, वैज्ञानिक शोध या नियंत्रित प्रयोगों पर नहीं। इसलिए इस किताब में जो भी तर्क दिए गए हैं वो दार्शनिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। बिल्कुल। स्रोत इसे वैज्ञानिक कठोरता के आधार पर 5 में से 3 की रेटिंग देते हैं, जो इसी बात को दर्शाता है। तो इन सभी स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये किताब वाकई किसी को पढ़ना सिखा सकती है? इससे क्या नतीजा निकलता है? निष्कर्ष ये है कि यह किताब आपको मानव स्वभाव को समझने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली, उत्तेजक और कह सकते हैं एक अलग दृष्टिकोण देती है। ये आपको सिखाती है कि लोगों को उनके कहे गए शब्दों से आंकने के बजाय उनकी इच्छाओं, उनकी असुरक्षाओं और उनके बीच चल रहे शक्ति संतुलन से समझने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब सतह के नीचे क्या चल रहा है ये देखना सिखाती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक टूल किट की तरह है, लेकिन शायद हर स्थिति के लिए एकमात्र टूल किट नहीं। सही कहा। ये हमें दुनिया को देखने के लिए एक नया चश्मा देती है, लेकिन हमें अपने पुराने चश्मे पूरी तरह फेंक नहीं देने चाहिए। एकदम। ये एक दृष्टिकोण है, संपूर्ण सत्य नहीं। इसे एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अंतिम फैसले की तरह। तो ये बेहतर सवाल पूछना सिखाती है, ना कि सारे जवाब देती है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, एक सवाल सोचने के लिए। इन स्रोतों के अनुसार अगर हमारे ज्यादातर कामों के पीछे शक्ति पाने की कोई छिपी हुई इच्छा होती है और नैतिकता भी उसी का एक उपकरण हो सकती है, तो क्या निस्वार्थ परोपकार जैसी कोई चीज सच में मौजूद है, या फिर किसी की मदद करना भी बहुत गहरे स्तर पर खुद को शक्तिशाली महसूस करने या समाज में सम्मान पाने का एक और तरीका है?